गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप के बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि वेस्टीज जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो 100% जेन्युइन ओरिजिनल होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं बिल्कुल, और हर चीज़ से पाक होते हैं। साथ ही वेस्टीज हमें देता है उसी अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छी इनकम कमाने का मौका। जैसे कि आज तक हम अपने घर के प्रोडक्ट खरीदते आए हैं वेस्टीज से, आज मैं बात करूंगा वेस्टीज एग्रीकल्चर में भी काम कर रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और एग्रीकल्चर वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इसके प्रोडक्ट से। तो आज मैं बात करूंगा स्पेसिफिक मैंगो की फसल के लिए कि किस तरीके से आम को जो है हम अपने कीड़े वगैरह से बचा सकते हैं और आम की जड़ें मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो लोग आम की बागवानी कर रहे हैं तो उसमें जो पिछले 10-12 साल से केमिकल्स वगैरह डल रहे हैं खाद में और दीगर चीज़ों में, तो उसकी वजह से आम अंदरूनी तौर पे कमज़ोर होते जा रहे हैं, जड़ें कमज़ोर होती जा रही हैं, और जो उन पे दाना आता है, बोर आता है, वो हल्की फुल्की तेज़ हवा में गिर जाता है। आंधी आए तो डाले तक गिर जाती हैं। तो इस वजह से आपको वेस्टिज के प्रोडक्ट्स का जानने का मौका मिलेगा कि क्या उनसे बेनिफिट होने वाला है और किस किस तरीके से किस किस टाइम पे क्या हमें प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर, और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आम के पेड़ों के ऊपर फूल आने का सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। दिसंबर का महीना चल रहा है और ऐसे में कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि हमें आम की ट्रेनिंग चाहिए। उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज का स्पेशल ये सेशन अरेंज किया मैंने, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि आम की फसल में वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं चलिए कुछ बेसिक्स के साथ। आम आम हमारे देश की फ्रूट क्रॉप्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। चाहे इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात की जाए, चाहे इसकी वैरायटीज की बात की जाए, 1000 से भी ज्यादा वैरायटीज हैं। और न्यूट्रिशन की भी बात करें तो विटामिन ए एंड विटामिन सी का रिच सोर्स है और हमारे देश की बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसका आइडिया हम लगा सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी फलों की क्रॉप्स होती हैं उस टोटल एरिया में से 39% एरिया अप्रोक्सीमेटली मैंगो कवर करता है। और प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में से ऑलमोस्ट 23% प्रोडक्शन जो है वो मैंगो कवर करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है हमारे देश की फ्रूट्स के मामले में। नेशनल फ्रूट है हमारी कंट्री का। क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर बात की जाए तो आम के लिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस बहुत अच्छी रहती हैं। अर्थात हमारे जो पूरा देश है वो आम के लिए बिल्कुल सुटेबल है। पूरे देश में आम की फसल हो सकती है, बस उन एरियाज को छोड़ के जो कि 600 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर है। अर्थात जो पहाड़ी एरियाज है वहां पे आम की फसल नहीं हो पाएगी कमर्शियली। अदरवाइज पूरे इंडिया में आम की फसल होती है। फ्रॉस्ट इसके लिए अच्छा नहीं रहता है, पाला जिसको हम बोलते हैं वो अच्छा नहीं है, स्पेशली छोटे पौधों के लिए। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, गर्मी वाले एरिया में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वहां पे लो ह्यूमिडिटी हो जाए, बहुत तेज हवा चलने लग जाए, तो फिर वो प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। मिट्टी की अगर बात करें तो हर प्रकार की मिट्टी में हम इसको उगा सकते हैं। और इसका आइडिया आप इस बात से लगा लीजिए कि ऊपर जम्मू से लेके नीचे केरल तक पूरे देश में आम की फसल होती है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट मिट्टी है और सब स्टेट्स में आम की फसल हो रही है। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि पत्थर और कंकरीली वाली मिट्टी ना हो, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें हैं वो बहुत नीचे तक ग्रो करती हैं, तो उसके लिए सॉफ्ट मिट्टी हमें चाहिए होती है। लगाने से पहले पेड़ को बड़े बड़े गड्ढे तैयार करने होते हैं ताकि सॉफ्ट मिट्टी नीचे रहे, ऑर्गेनिक मैटर की भरपूर मात्रा रहे वहां पे, ताकि जड़ें अच्छे से ग्रोथ कर सकें। अदरवाइज चाहे वो रेड सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, हर प्रकार के क्षेत्रों में आम की फसल लगाई जा रही है आज के समय में। एंड दोमट मिट्टी है अगर कहीं पे तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। पीएच लेवल की बात करें तो 5.5 से 7.5 जो है वो आइडियल रहता है इसके लिए। अर्थात मिट्टी ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो ना बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो। 6 6.5 के अराउंड अगर पीएच लेवल रहेगा तो आम की फसल वहां पे अच्छे से ग्रो कर पाएगी। फर्दर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो अभी जो फूल आने का समय होता है उससे पहले ड्राई वेदर अगर रहे तो बहुत अच्छा रहता है। बरसात फ्लावरिंग के टाइम में अच्छी नहीं रहती है क्योंकि उससे पॉलिनेशन में इंटरफेरेंस हिंड्रेंस क्रिएट होता है और उसका खामियाजा हमें पैदावार में कमी के रूप में उठाना पड़ता है। फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे हालांकि बारिश अच्छी रहती है, लेकिन उस समय पे भी ऐसा नहीं कि बहुत तेज बारिश हो जाए, ज्यादा तेज बारिश होगी, साइक्लोन्स चल जाए या बहुत तेज हवा चल जाए तो वो भी फिर पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। फल पूरी तरीके से टूट के गिर जाता है। इवन कहीं पे साइक्लोन्स आ रहे हैं उड़ीसा वगैरह साइड में तो पेड़ को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है। हल्की फुल्की बारिश होती है अगर
फल पकने के समय पे, तो वो ठीक है, उससे मदद मिलती है। अगर मेजर प्रोडक्शन एरियाज की इंडिया में बात की जाए, तो इंडिया के जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। आप लगाइए कितने सारे स्टेट्स के अंदर मैंगो की फार्मिंग होती है। एंड और भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कि उतना ज्यादा लेवल पे तो नहीं होती, लेकिन होती जरूर है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, केरला है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तरांचल है, जम्मू है। इन सब एरियाज में भी आम की फसल होती है। तो लगभग सारे स्टेट्स में आम की फसल हो रही है इंडिया में। 1500 से ज्यादा वैरायटीज हैं, जिनमें से 1000 के करीब तो लगभग कमर्शियल वैरायटीज हैं। इतनी ज्यादा वैरायटीज अवेलेबल हैं आम की फसल की। लेकिन इनमें से लगभग 25 से 30 वैरायटीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं किसानों के बीच में और इसको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स के बीच में, जैसे कि आम्रपाली, चौसा, दशहरी, लंगड़ा। ये सब बहुत पॉपुलर वैरायटीज हैं, मैंने सिर्फ कुछ ही के ही नाम लिए हैं। बहुत सारी वैरायटीज हैं, 25 से 30, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। फर्दर अगर हम इसको क्लासिफाई करें, तो फल पक किस समय पे रहा है या कोई वैरायटी तैयार किस समय पे हो रही है, उसके हिसाब से भी हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं और अलग अलग कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आम की वैरायटी अप्रैल मई में मार्केट में आ रही है, जल्दी तैयार हो रही है, वो अर्ली वैरायटी हम उसको बोल सकते हैं। फिर मई जून में जो आती है वो मिड सीजन वैरायटी कहलाई जाएंगी। जो जुलाई अगस्त के समय पे आती हैं तैयार होके, वो फिर लेट वैरायटीज कहलाएंगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि आगे जब हम ट्रेनिंग में बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे फूल आने के पहले क्या डालना है, फूल आने के बाद क्या डालना है, फल बनने के समय क्या डालना है। क्योंकि अलग अलग वैरायटीज हैं, कोई जल्दी तैयार होती है, कोई मिड सीजन तैयार होती है, कोई लेट सीजन तैयार होती है। तो सबका फूल आने का समय भी अलग अलग है। तो इसी तरीके से हमको स्टेप्स को समझना है। ये हमारी देश की कुछ मेजर मैंगो ग्रोइंग बेल्ट्स हैं। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मान लीजिए आप अभी एग्री के ऊपर काम कर रहे हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि अभी मेरे एरिया में तो कोई खेती नहीं हो रही है, तो मैं और कहाँ पे एग्री के ऊपर काम कर सकता हूँ। तो आप अपने एरियाज में चेक कीजिए। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बुलंदशहर, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, ये वाले जो एरियाज हैं ये मैंगो की मेजर ग्रोइंग बेल्ट्स हैं। तो आप उधर की विजिट्स प्लान कर सकते हैं, उधर की टीम को एक्टिवेट कर सकते हैं कि चलिए भाई आम का सीजन आ चुका है, आम के ऊपर काम करते हैं, एग्री से हम बिजनेस निकालेंगे। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के मैंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रोइंग बेल्ट्स दिए हैं, जिसमें कि आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कर्नाटका से है तो कोलर, बेंगलुरु, तुमकुर, कागू, ये एरियाज हैं, ये बेल्ट्स हैं जहाँ पे कि मेजर तौर पे आम की खेती की जाती है। तो आप उधर की विजिट्स प्लान कीजिए और उधर अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम कीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आज हमें ध्यान रखनी है, आज जो स्टेप्स मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, उनको मैंने कुछ सोच के तैयार किया है। और सोच ये है कि ये स्टेप्स उन पेड़ों के ऊपर काम करेंगे या उन बागों के ऊपर काम करेंगे जहां पे कि पेड़ ऑलरेडी 7 से 10 साल या उससे ज्यादा के हो चुके हैं। अर्थात पेड़ जो है वो मैच्योर हो चुके हैं और वो पूरी तरीके से फ्रूट बियरिंग करते हैं, उनके ऊपर फल पूरी तरीके से आता है। यही सोच के ये स्टेप्स मैंने तैयार किए हैं। मान लीजिए किसी ने अभी 6 महीने पहले पेड़ लगाया था, 1 साल पहले पेड़ लगाया था, 2 ढाई साल पहले लगाया था, तो उसके लिए ये स्टेप्स मैंने नहीं बनाए हैं। ये स्टेप्स उन्हीं के लिए हैं जिनके यहाँ पे पेड़ पूरी तरीके से ग्रो हो चुके हैं। अगर आपको छोटे पेड़ों के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा, उसके हिसाब से फिर हम आगे अपनी ट्रेनिंग प्लान करेंगे। तो अब हम स्टेप्स को स्टार्ट करते हैं और स्टेप नंबर 1 है स्प्रे 15 to 20 डेज बिफोर फ्लावरिंग स्टार्ट्स। अर्थात जब फूल आने शुरू होने वाले हैं उसके 15 से 20 दिन पहले। अभी अगर किसी आम के बाग में फूल आने वाले हैं तो इस समय पे हमें एग्री प्रोटेक्ट, एग्रीमॉस एंड एग्री 82 का स्प्रे करवा सकते हैं। एग्री प्रोटेक्ट की मात्रा रखी जाती है 1 ग्राम प्रति लीटर, एग्रीमॉस की 1 ml प्रति लीटर एंड एग्री 82 की 0.5 ml प्रति लीटर। ये मात्रा रख के हम लोग स्प्रे करवा सकते हैं। एंड
फर्दर अगर हमें प्रति एकड़ के हिसाब से डोज चेक करनी है तो एग्री प्रोटेक हम 500 ग्राम तक यूज करा सकते हैं, एग्री मोस हम 500 ml यूज करा सकते हैं, एग्री 82 हम 200 ml यूज करा सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत बार होता क्या है, जैसे जैसे पेड़ों का साइज बढ़ता जाता है, पेड़ की उम्र बढ़ती जाती है, तो 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए हमें ज्यादा पानी लगता है। कोई व्यक्ति अगर 200 लीटर के टैंक से स्प्रे कर रहा था तो वो प्रति लीटर वाली डोज को फॉलो करे, 1 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 200 लीटर में 200 ग्राम, 200 लीटर में 200 ml, 200 लीटर में 100 ml। लेकिन अगर किसी के यहाँ पे बड़े टैंक इस्तेमाल हो रहे हैं, 600 लीटर 700 लीटर 1 एकड़ के लिए, तो फिर वो नीचे वाली डोज का इस्तेमाल करे, 500 ग्राम 500 ml 200 ml 1 एकड़ के लिए। अर्थात इन दोनों में से जोन सी डोज आपको कम पड़ रही है, जिसमें आपको खर्चा कम पड़ रहा है, उस डोज का आप प्रयोग करें। ये उन एरियाज के लिए मैं बता रहा हूं जहां पे आप प्रति एकड़ में बड़े बड़े टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई छोटा सा टैंक इस्तेमाल कर रहा है, सपोज 15 लीटर का टैंक इस्तेमाल कर रहा है और उसके लिए डोज चेक करना चाहता है, तो 15 लीटर के लिए हमारा वही सेम फॉर्मूला रहेगा जो हम बाकी ट्रेनिंग्स में कवर करते हैं, 30 20 और 10। अर्थात 15 लीटर के टैंक में हम प्रोटेक्ट को 30 ग्राम रखेंगे, मॉस को 20 ml रखेंगे एंड एग्री 82 को 10 ml रखेंगे, वो 15 लीटर के लिए। बड़े टैंक के लिए या तो हम 1 ग्राम प्रति लीटर वाली डोज रखेंगे या फिर प्रति एकड़ के हिसाब से 500 ग्राम 500 ml वाली डोज रखेंगे, जो भी आपको कम लगे वो वाली। ये वाला जो स्प्रे हम कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन स्पेशली हमारे पेड़ों को बीमारियों से बचाने के लिए काम करेगा, उनकी टॉलरेंस बढ़ाएगा, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने का काम करेगा, जिससे बीमारियां हमारे पेड़ों पे ना लगे। आम की फसल में फूल आने के बाद बारिश पड़ जाती है या नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फंगस की बीमारियां लगने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। तो बीमारियों के खिलाफ उसकी टॉलरेंस पावर बढ़े, ये चीज हम प्रोटेक्ट से अपने पेड़ों को प्रोवाइड करा पाएंगे। फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो, कलियां पहले अच्छे से बने, फिर फूल अच्छे से बने, उनका पॉलिनेशन अच्छे से हो, वो हम एग्रीमॉस से करवा पाएंगे। एंड एग्री 82 उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दोस्तों हम इतने बड़े पेड़ के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि प्रोडक्ट हमारा कहीं वेस्ट ना हो जाए। प्रोडक्ट हमारा कहीं वेस्ट ना हो जाए, उसके लिए हमें एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर की जरूरत जरूर पड़ती है। तो जब भी कोई स्प्रे करते हैं, हम साथ में स्प्रेडर का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2 है जब पूरी तरीके से फ्लावरिंग कंप्लीट हो चुकी है, फूल पूरी तरीके से आ चुके हैं पेड़ों के ऊपर, उस समय पे हम यही स्टेप को फर्दर रिपीट कर सकते हैं, दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं। एंड एग्री प्रोटेक्ट, एग्री मॉस, एग्री 82 का ही स्प्रे हमें रिपीट करना होता है, क्योंकि अभी भी चांस है बीमारियां आ सकती हैं, फूल बनने के बाद फल सही से ना बने इसके चांस हैं। तो सेम डोज है, सेम प्रोडक्ट है, फायदा हमें यही रहेगा कि फर्दर हमारे पेड़ की इम्यूनिटी सही रहेगी, जिससे बीमारियां लगने के चांस ना रहें। फूल जो बने थे उनसे फल अच्छे बने, उसका साइज शेप एंड कलर अच्छे से बने। एंड एग्री 82 वहां पे स्प्रेडर वेटर एक्टिवेटर का काम करेगा। इसके 15 से 20 दिन के बाद फिर बात आती है स्टेप नंबर 3 की, और ये वो टाइम होता है जब फल बनना लगभग स्टार्ट हो चुका है, या फिर हम कह सकते हैं कि फल जो है वो अंडे के साइज का बन चुका है, और उस समय पे हम लोग स्प्रे करवा सकते हैं एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड एंड एग्री 82 को। एग्री नैनोटेक की मात्रा रहती है 1 ग्राम प्रति लीटर, एग्री गोल्ड की रहती है 0.5 से 1 ग्राम प्रति लीटर, और एग्री 82 की रहती है 0.5 ml प्रति लीटर। ऐसे में अगर हम प्रति एकड़ की मात्रा देखना चाहें तो नैनोटेक की 500 ग्राम रहती है, एग्री गोल्ड की 200 ग्राम एंड एग्री 82 की 200 ml। और यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक काम करता है जो मैंने आपको पहले बताया था, कि दोनों में से जोन सी भी डोज आपको कम पड़ रही है उसका आप प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कहीं पे 1 एकड़ के लिए 600-700 लीटर के टैंक का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप नैनोटेक 500 ग्राम, गोल्ड 200 ग्राम, 82 200 ml का प्रयोग कर सकते हैं। फर्दर कोई अगर प्रति प्लांट के हिसाब से पूछना चाहता है कि एक पेड़ पे कितना लगेगा, तो आप देख लेंगे कि 1 एकड़ में उसके कितने पेड़ लग रहे हैं। किसी के यहाँ 100 लग रहे हैं, 70 लग रहे हैं, 60 लग रहे हैं, 50 लग रहे हैं, तो पेड़ के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई जानना चाहता है तो आप उसकी पर पेड़ के हिसाब से भी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फर्दर अगर कोई सिर्फ 15 लीटर के लिए पूछ रहा है, 15 लीटर के टैंक में कितना होगा, तो वहां पे फिर वही सेम फॉर्मूला रहेगा, 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड एंड 10 ml 82। ये वाला जो एप्लीकेशन हम लोग करवा रहे हैं, इस एप्लीकेशन का, इस स्प्रे का मेन जो फायदा होता है वो फ्रूट की क्वालिटी के ऊपर रहता है। बहुत बार समस्या आ जाती है कि फ्रूट्स हमारे फट जाते हैं, उनके ऊपर दाग धब्बे आ रहे हैं, उनका कलर अच्छा नहीं आ रहा है, उनकी शेल्फ लाइफ अच्छी नहीं है, वो सड़ जाते हैं जल्दी। तो हम नैनोटेक का प्रयोग करवा रहे हैं ताकि हमें इस प्रकार की समस्याएं ना आए, हमें फ्रूट की क्वालिटी अच्छी मिले, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी मिले।
एग्री गोल्ड का हम प्रयोग करवा रहे हैं ताकि फल बनने के समय पे अगर किसी भी प्रकार का बायोटिक स्ट्रेसेस आता है, मौसम खराब हो जाता है, आंधी तूफान चल जाता है, तो हमारे पेड़ के अंदर इतनी स्ट्रेंथ रहे, हमारे फलों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ रहे कि हमारी पैदावार जो है वो रिड्यूस ना हो। अगर बहुत बार होता है कि हमारे पेड़ के ऊपर कोई बीमारियां लग जाती हैं, हमने कोई स्प्रे किया है, उससे हमें पेड़ को रिकवर करना है, तो गोल्ड वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। एग्री 82 फर्दर स्प्रेडर वेटर एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। कभी भी हम स्प्रे कर रहे हैं, इसका प्रयोग हमें जरूर साथ में करवाना ही चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि पेड़ के ऊपर फल इतने ज्यादा लग जाते हैं तो डालियां कमजोर रह जाती हैं, फल झड़ झड़ के गिर जाते हैं, उसके लिए भी ये वाला स्प्रे बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जब किसी किसान को मिल रहे हो जो आम के बाग बगीचे करता है, वो शुरुआत वाले स्टेप्स नहीं कर पाया था, स्टेप 1 नहीं कर पाया, स्टेप 2 नहीं कर पाया, लेट में आप उसको मिले हैं, तो इसी स्टेप को आप फर्दर आगे भी रिपीट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर आपको जरूरत लगती है तो 20 दिन के बाद फिर से आप इसी स्टेप को दोबारा रिपीट कर सकते हैं सेम डोज के साथ में, ताकि आपके जो फलों की क्वालिटी है वो आपको अच्छी मिले। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 4, और ये तब किया जाता है जब हमने फसल निकाल ली है। फल जब हम पूरी तरीके से निकाल चुके हैं खेत में से, उस समय पे हम लोग पेड़ की जड़ों में, जिसको कि हम बेसल एप्लीकेशन बोल सकते हैं, वहां पर हम एग्री ह्यूमिक या एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में से एक और उसके साथ एग्री 82 मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। एग्री ह्यूमिक की मात्रा 1 लीटर तक हो सकती है, ह्यूमिक ग्रैनुअल 10 किलो तक होगा, एग्री 82 200 ml रहेगा प्रति एकड़ के लिए। तो या तो हम एग्री ह्यूमिक जो लिक्विड वाला है उसके साथ 82 को मिला के प्रयोग कर लें, या फिर हम ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ 82 को मिला के प्रयोग कर लें और पेड़ की जड़ों में दे दें। अगर किसी के यहाँ पे ड्रिप सिंचाई का सिस्टम है तो आप लिक्विड वाला प्रयोग करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप हाथों से एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करना चाहते हैं, तो आप फिर ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। प्रति पेड़ के हिसाब से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मान लीजिए मैंने 10 किलो आपको बताया प्रति एकड़ के लिए, तो आप देखेंगे कि 1 एकड़ में कितने पेड़ हैं, उस हिसाब से प्रति पेड़ के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। किसी के यहाँ 15 साल 20 साल के उम्र का पेड़ है तो आप इस डोज को फर्दर 15 किलो 20 किलो तक भी बढ़ा सकते हैं ह्यूमिक ग्रैनुअल से डोज को। ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब आपने फ्रूट्स निकाल लिए हैं उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेड़ अगले साल के लिए अच्छे से तैयार हो पाए, नई शाखाएं बने, तो वहां पे ये वाला जो स्टेप है वो कारगर सिद्ध होगा और पेड़ों की वेजिटेटिव ग्रोथ को इम्प्रूव करने का काम करेगा। ये सब जब स्टेप्स हम लोग करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ जाते हैं, और कुछ मोटे मोटे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, आम के पेड़ों के छाल पे गोंद हमें दिखाई देने लगता है, कई बार मंझर जो है या बोर जो है, जो फ्लावरिंग है वो काली काली पड़ने लग जाती है, कई बार जाला हमें दिखने लग जाता है, कोई फंगस की बीमारी लग जाती है। तो ऐसे समय पे दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, ऐसे समय पे मान लीजिए कोई बीमारी वगैरह लग रही है तो मॉस का प्रयोग आपको नहीं करना है। ऐसे समय पे एग्री मॉस आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है, ऐसे समय मान लो कहीं पे गोंद लग रहा है तो वो कीड़े की वजह से भी लग सकता है, पेड़ के डैमेज होने की वजह से भी आ सकता है, तो वहां पे उसका पहले उपचार करें। कहीं पे फफूंद की बीमारी लग रही थी तो उसका उपचार करें, आप प्रोटेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पे कुछ और समस्या थी तो उसका उपचार करें। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए हमने उपचार कर लिया है, पेड़ ठीक हो गया, क्या अब हम मॉस का प्रयोग कर सकते हैं? यस, अगर पेड़ ठीक हो गया, नॉर्मल कंडीशन है, तब आप फिर एग्री मॉस का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हम ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड 82 डाल रहे हैं, इसका और स्पेशल बेनिफिट क्या है? एक्चुअली में क्या होता है कि अगले साल अगर हमें अगली सीजन में अच्छी पैदावार चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पेड़ में नई शाखाएं टाइम से बने, डालियां अच्छे से बने, ताकि उसके ऊपर कलियां टाइम से निकल पाए। अगर शाखाएं टाइम से नहीं बन पाएंगी, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तो फिर अगले साल आपकी जो पैदावार है वो कम हो जाएगी और फल उसके ऊपर कम लगेंगे। तो जब आप पेड़ से हार्वेस्टिंग कर चुके हैं उसके बाद ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड 82 का यूज किया जाता है, ताकि अगले साल के लिए आप पेड़ को अच्छे से तैयार कर सकें। फिर से अगर हम ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड 82 को यूज करना चाहते हैं तो जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है, लगभग सितंबर अक्टूबर के समय पे हम फिर से ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड 82 को रिपीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, आई होप कि बहुत अच्छे से समझा होगा इस बात को आपने कि अब आपने कौन से प्रोडक्ट्स किस तरीके से यूज़ करने हैं। बाकी जो आप कहेंगे मुझे आप मैसेज कीजिए, जो भी कुछ इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं आप, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू।
With this, thank you so much. Wish you wealth.